Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start your sixth chapter Poets and Pancakes जो आपका सिक्स चैप्टर है जिसका टाइटल है Poet and Pancakes. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always that you have to watch this video till the end. Before going to start this chapter, I would like to briefly summarize about the author and his work. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को लिखा है अशोक मित्रन ने, जिनका लाइफ स्पेन दिया 1931 से लेकर 2017 इनका जीवन काल था। तमिल राइटर, एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जिमनी स्टूडियो, ये जिमनी स्टूडियो में बिताए गए वर्षों के बारे में बतलाते हैं। इन हिज बुक, अपने बुक में जिसका नाम है माई ईयर्स विथ द बॉस, जो इनका बुक था जिसका नाम था माई ईयर्स विथ बॉस, इस बुक में वो जिमनी स्टूडियो में बिताए गए वर्षों के बारे में बताते हैं। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंडिया, जो बतलाता है कि मूवी का, फिल्मों का कितना असर था भारत के प्रत्येक लाइफ पे, हर लाइफ पे कितना फिल्मों का, मूवी का असर था, ये सब कुछ दिखाता है। द जिमनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, जिमनी स्टूडियो कहाँ था? चेन्नई में स्थित था। वाज सेटअप इन 1940, और 1940 में जिमनी स्टूडियो को स्थापित किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। इट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था ऑफ इंडिया, भारत का, इन द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में ये सबसे प्रभावशाली, सबसे इम्पैक्टफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई। इट्स फाउंडर वाज एस.एस. वासन, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मिस्टर एस.एस. वासन। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन चेन्नई एज जिमनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर द इन फाइल। तो जो अशोक मित्रन, जो इसके राइटर हैं, उनका जिमनी स्टूडियो में काम ये था कि जो न्यूज़पेपर होता उसको कट करना होता, क्लिप करना होता था, अलग अलग सब्जेक्ट पे जो न्यूज़ आते थे उसको क्लिप करना, कट करना होता, और उनको क्या करते, एक फाइल में स्टोर करते, यही उनका काम था। जो आपका इनका जो बुक है जिसका नाम है माई ईयर्स विथ बॉस, इसी बुक से ही आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, उसका ही एक्सॉफ्ट है, उसका एक आंसर इसी से लिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। तो बेसिकली जो टाइटल है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, पैनकेक क्या था? एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, श्रृंगार वस्तु का, जो जिमनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदता था। तो वंस अगेन यू हैव टू सी, पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक क्या था? एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, जो कि जिमनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, यानी ग्रेटा गार्बो जो स्वीडिश एक्ट्रेस है, इसका जरूर इस्तेमाल की होंगी। मिस गौहर मस्ट हैव यूज इट, जो मिस गौहर हैं जरूर इसका इस्तेमाल की होंगी। विजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट, जो विजयंती माला जरूर इसका इस्तेमाल की होंगी। बट राती अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन जो राती अग्निहोत्री हैं, जो कि नई एक्ट्रेस हैं, शायद इसके बारे में नहीं सुनी होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियो वाज ऑन द अप स्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग, जो मेकअप डिपार्टमेंट था जिमनी स्टूडियो का, एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पे था। That was believed, जो समझा जाता था, जो विश्वास किया जाता, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टबल, जो विश्वास किया जाता था, जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल क्या होता है? जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो भारत में इंग्लिश एम्पायर के फाउंडर समझे जाते हैं, और साथ साथ जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, तो इन्होंने उसको लीड किया था। A dozen of buildings in the city are said to have been his residence. एक दर्जन से ज़्यादा जो बिल्डिंग थी, इमारतें थी, ऐसा कहा जाता है उनका निवास स्थान रहा है। For his brief life and even brief stay in Madras, Robert Clive seemed to have done a lot of moving. अपने संक्षिप्त जीवन, अपने छोटे जीवन में, और उससे कम समय जो इन्होंने मद्रास में
बिताए थे। रॉबर्ट क्लाइव समझा जाता है बहुत ज़्यादा मूविंग किए थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे, यानी बहुत सारे जो हाउसेज थे उन्होंने अब चेंज किए थे, बहुत से रेजिडेंस अपने बदले थे। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, यानी कि असंभव बैटल लड़ने के अलावा इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग कोनों में इम्पॉसिबल बैटल, असंभव बैटल लड़ने के अलावा मैरिंग और मेडेन, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने एक महिला से शादी किया था। एंड सेंट मैरी चर्च, जो सेंट मैरी चर्च था मद्रास का, वहाँ पे उन्होंने किसी महिला से शादी किया था। इन द फोर्ट ऑफ जॉर्ज इन मद्रास, यानी जॉर्ज फोर्ट में जो सेंट मैरी चर्च था, उस चर्च में इन्होंने किसी महिला से शादी किया था। The makeup room had a look of hair-cutting saloon with the lights at all angles around half dozen large mirrors. The makeup room, जो मेकअप रूम था जहाँ पे एक्टर्स एक्ट्रेस का मेकअप किया जाता, हैड लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, इसका जो लुक था हेयर कटिंग सैलून के समान था। विद द लाइट्स एट ऑल एंगल, चारों कोनों पे, हर कोने पे लाइट्स होती थी। अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर्स, के चारों ओर बड़े बड़े आधे दर्जन मिरर्स थे, शीशे थी। दे वेयर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और ये जो लाइट थी बहुत तीव्र लाइट थी, बहुत तपती हुई लाइट थी। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी इमेजरी, जो बहुत ज़्यादा कष्ट के बारे में। अब दो सब्जेक्ट टू मेकअप, यानी जिन लोगों का मेकअप किया जाता, जो एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप किया जाता था इस मेकअप डिपार्टमेंट, तो उनकी स्थिति क्या रही होगी, उनकी पीड़ा कितनी होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि चारों तरफ से बड़े बड़े शीशे थे और हर तरफ से तपती हुई लाइट्स होती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज द फर्स्ट हेडेड बाई बंगाली, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो पहला हेड था वो एक बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो, यानी कि वो स्टूडियो के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी उसका जो पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया, बड़ा हो गया। एंड लेफ्ट, और इसलिए क्या किया, इस स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई महाराष्ट्रियन, उसने क्या स्टूडियो का काम एक महाराष्ट्रियन को सौंप दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हु वाज असिस्टेड बाई धारावाड़ी कनाडिगा, जिसका असिस्टेंट एक धारावाड़ी कनाडिगा था, कर्नाटका का आदमी था। एंड आंध्रा, एक आंध्रा का आदमी था। अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और मद्रास का भारतीय क्रिश्चियन था। एंग्लो बर्मीज, और एक एंग्लो बर्मीज उसका सहायक था। एंड यूजुअल लोकल, तो इसके अलावा बहुत सारे लोकल तमिल इसके सहायक थे। यानी जो बंगाली जो इसका हेड था, उसके जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी एक महाराष्ट्रियन पे आ गई, मेकअप डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, और उसके बहुत सारे सहायक थे। एक कर्नाटका का था, एक आंध्र प्रदेश का था, एक चेन्नई का था, और साथ साथ बहुत सारे लोकल तमिल थे। ये सब मिलके क्या करते, एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करते थे। All these shows that there was great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting program on national integration. All these shows, ये सभी दिखाता है कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता थी, राष्ट्रीय यूनिटी थी लॉन्ग बिफोर, यानी बहुत समय पहले AIR, जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ, दूरदर्शन स्टार्ट हुआ, और दूरदर्शन पे नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उससे पहले जिमनी स्टूडियो के जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें बहुत बड़ी राष्ट्रीय एकता थी, क्योंकि अलग अलग जात से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पे एक साथ काम करते थे। ये दिखाता था कि जिमनी स्टूडियो के जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें कितनी बड़ी राष्ट्रीय एकता थी, नेशनल यूनिटी थी। This gang of nationally integrated makeup man could make turn any decent-looking person into hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancakes and number of other locally made potions and lotions. This gang of nationally integrated, ये जो गैंग था, जो अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण मेकअप मैन का जो गैंग था, किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे को एक भयानक लाल सा चेहरा बना दे सकते थे, राक्षस जैसा चेहरा बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रक, यानी कि जो ट्रक लोड्स जो पेन के आता था, और जो लोकली पोषण और लोशन, यानी कि जो पेस्ट बनता, इस पेस्ट की सहायता से किसी अच्छे खासे दिखने वाले चेहरे को भयानक चेहरा बना देते, कि लाल चेहरा बना देते और राक्षस जैसा चेहरा बना देते थे। यानी जैसे आवश्यकता होती है फिल्म शूटिंग के लिए, ऐसा चेहरा ये क्या करते, मेकअप डिपार्टमेंट वाले बना देते थे। Those were the days of mainly indoor shooting, वो दिन थे जब वो अधिकतर शूटिंग क्या होती, इंडोर शूटिंग होती थी, अधिकतर इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर, केवल 5% फिल्म का आउटडोर शूटिंग होती थी। यानी
ज़्यादातर जो फिल्म होती थी उसकी इंडोर शूटिंग होती थी और 5% जो फिल्म का जो शूटिंग होती थी आउटडोर होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट नीडेड टू गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। मैं मानता हूँ जो जो सेट्स है स्टूडियो का लाइट्स है इसकी आवश्यकता इसलिए है कि ताकि लड़के लड़कियों को एक भयानक रूप से दिखाया जाए ताकि मूवी में अच्छे दिख सकें, यानी कि उनका मेकअप किया जाए, उनके से अच्छी तरह से डेकोरेशन करके दिखाया जाए ताकि मूवी में उनके प्रेजेंटेबल फिगर हो, प्रेजेंटेबल तरीके से उन्हें फिल्म में दिखाया जाए, ऐसा राइटर का मानना है। A strict hierarchy was maintained in the makeup department और मेकअप डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा पदानुक्रम मेंटेन किया जाता है, यानी कि हायरार्की, छोटा ऑर्डर फिर बड़ा उससे बड़ा, इसको हायरार्की कहते हैं। तो कहते हैं एक सख्त हायरार्की या सख्त पदानुक्रम मेंटेन किया जाता मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन था वो क्या होता है, जो मुख्य जो लीड रोल करने वाले एक्टर एक्ट्रेस होते उनका मेकअप करता था। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, और जो उसका सीनियर होता था, सीनियर असिस्टेंट वो क्या उस दूसरे नंबर पे जो हीरो हीरोइन पार्टिसिपेट करते उनका ये बैकअप करता। एंड जूनियर असिस्टेंट, और जूनियर असिस्टेंट था द मेन कॉमेडियन एंड द फोर्थ, वो क्या करता था जो कॉमेडियन से और अन्य जो छोटे मोटे रोल था जिनका उनका ये मेकअप करता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर्स जो क्राउड की शूटिंग के लिए होते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। इसकी मेकअप की जिम्मेदारी एक ऑफिस बॉय की थी, यानी जो प्लेयर्स जो लोग क्राउड शूटिंग का हिस्सा बनते थे उनकी मेकअप की जिम्मेदारी एक ऑफिस बॉय की होती थी। ऑफिस बॉय इसका उन लोगों का मेकअप करता। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिम्नी स्टूडियो हैड एन ऑफिस में, यहाँ देखिए मेकअप डिपार्टमेंट जो जिम्नी स्टूडियो का उसमें भी एक ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in the giant vessel। जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी आप देख सकते थे एक बड़े से पात्र, बड़े से बर्तन में वो पेंट को ब्रश से वो मिक्स करता था, तो आप उसको देख सकते थे। एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर, और क्राउड प्लेयर्स को वो पेंट को उस पैनकेक के जो श्रृंगार था उसको लगाता था। The idea was to close every pore on the surface to face in the process of applying makeup। और ये आइडिया तक प्रत्येक व्यक्ति को हर सरफेस के, यानी हर जो पार्टिसिपेंट था, जो क्राउड का हिस्सा मतलब सबका जो फेस उसको मेकअप किया जाता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली बॉय, वो ठीक अगर सही से कहा जाए तो वो बॉय नहीं था, वो लड़का नहीं था। ही वॉज इन द अर्ली ऑफ 40s, यानी उसकी एज 40 साल थी, 40 साल का था अगर सही से कहा जाए तो वो लड़का भी नहीं था। हैविंग इंटर्ड इन द स्टूडियो ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले वो स्टूडियो में प्रवेश किया था। इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ बिकमिंग स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर लिरिसिस्ट राइटर, इस उम्मीद में कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, टॉप का स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, या संगीत लिखने वाला या कविता लिखने वाला बन जाएगा, गीतकार बन जाएगा। इस उम्मीद में वो जिम्नी स्टूडियो में प्रवेश किया था वर्षों पहले कि वो टॉप का स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बनेगा, एक्टर बनेगा या गीतकार बनेगा। ही वॉज बीट ऑफ पोएट, वो छोटा मोटा पोएट भी है, हल्की फुल्की वो पोएट्री भी करता था। जो ऑफिस राइटर कहते हैं इन दोज डेज उन दिनों, आई वर्क इन क्यूबिकल, मैं एक कोठरी में काम करता था। टू होल साइड ऑफ विच वेयर फ्रेंच विंडो, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडो थे, फ्रेंच खिड़की थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वेयर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, मुझे पता भी नहीं था उसमें इसे फ्रेंच विंडो कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग ऑफ न्यूज़पेपर डे इन डे आउट, most people thought that I was doing next to nothing। Seeing me sitting, मुझे बैठे हुए देखते हुए, मुझे बैठकर, मैं अपने डेस्क पे बैठकर और जब पेपर को फाड़ रहा होता था तो मुझे देखते हुए हर किसी को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल बेकार बैठा था। यानी जब अपने डेस्क पे बैठ के जब मैं पेपर को फाड़ रहा था, जो कोई देखता था मुझे कहता था कि उसे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल निकम्मा बैठा हुआ था। आगे राइटर कहते हैं इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, ऐसा संभव था कि बॉस भी ऐसा सोचता था कि मैं बिल्कुल खाली बैठा रहता था। सो एनी वन हु फेल्ड आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए जिस किसी को भी लगता था, जो कोई फील करता था कि मुझे कोई काम दे देना चाहिए,
वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, वो मेरे क्यूबिकल में मेरे कोठरी में आ जाता था, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक बड़ा सा लेक्चर देने लगता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit for only barbers and perverts. The boy in the makeup department, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था, हैड डिसाइडेड, एक दिन उसने निश्चय किया कि मुझे बतलाया जाए, मैं एक दिन उसने निश्चय किया आई शुड बी इनलाइटेंड, मुझे प्रकाशित किया, मुझे जानकारी दी जाए कितना बड़ा लिटरेरी टैलेंट उस वेस्ट किया जा रहा है, बेकार फेंका जा रहा है इन द डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर द बार्ब्स एंड परवर्ट्स, जो कि केवल नाई का काम कर रहा है, परवर्ट्स का काम कर रहा है, यानी कि जो जो ऑफिस बॉय था वो राइटर को बताया कि वो कितना बड़ा राइटर है, और बताया कि उसकी इतनी बड़ी टैलेंट को वैसे बेकार में फेंक दिया जा रहा है, उसको लिखने नहीं दिया जा रहा है, और ओनली उसको केवल वो बार्ब्स का और परवर्ट्स का काम दिया जा रहा है। सुन आई वॉज शीघ्र ही प्रेइंग फॉर, इसलिए मैं अक्सर प्रे करता था क्राउड से, इसलिए हमेशा मैं क्राउड शूटिंग का प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा ऑल द टाइम, हमेशा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्राम हिज पीक, यानी उसकी लंबी पोइट्री से कोई चीज़ मुझे बचा नहीं सकती थी, यानी ऑफिस बॉय लंबी लंबी पोइट्री करता था, लंबी लंबी बातें करता, तो जो राइटर कहते हैं हमेशा मैं प्रार्थना करता कि क्राउड शूटिंग हो और ये लड़का उसमें इंगेज रहे, ताकि मैं उसकी पोइट्री से, उसकी पिक से मैं बच जाऊँ। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि निराशा के सभी उदाहरण में, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिंगल पर्सन ओपनली covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, neglect were due to Katamangalam Subbu. इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा के सभी उदाहरण में, निराशा के समय सभी उदाहरण, निराशा के समय सभी उदाहरण, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा पाओगे जो आपका जो क्रोध होता है, जो एंगर होता है, वो सिंगल पर्सन की तरफ जाता है, ये खुलकर जाए चाहे चुपके से जाए, लेकिन आपका जो गुस्सा होता है केवल एक व्यक्ति की तरफ जाता है। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो आदमी था जो मेकअप डिपार्टमेंट का, वो इस बात को मान चुका था कि उसकी जितनी भी परेशानियाँ थी, ओज थी, कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, बदनामी थी, और उसको नेगलेक्ट किया जाता है, सब किसके कारण होता है? काठामंगलम सुब्बू के कारण हो रहा था, यानी सुब्बू के कारण सभी लोग उससे अपना अपना एंगर उस पर दिखाते थे, और सब कुछ, और उसकी जितनी परेशानी सब इसी के कारण थी। सुब्बू वाज नंबर 2 एट जिमनी स्टूडियो, जो सुब्बू था नंबर 2 का व्यक्ति था जिमनी स्टूडियो में। ही कुड नॉट हैव हैड मोर इंक्रेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म्स दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो सुब्बू वाज नंबर 2 एट जिमनी स्टूडियो, जो सुब्बू था जिमनी स्टूडियो में नंबर 2 का व्यक्ति था। ही कुड नॉट हैव हैड मोर इंक्रेजिंग ओपनिंग, यानी शुरुआत में उसकी उत्साहवर्धक फिल्मों में उसकी शुरुआत नहीं थी, जैसा कि मेकअप बॉय की हुई थी। जैसे कि मेकअप बॉय की जो शुरुआत हुई थी फिल्मों, उस तरह की उत्साहवर्धक जो ओपनिंग थी वो सुब्बू की नहीं हुई थी। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, इसके विपरीत उसे फेस करना पड़ा था, उसे सामना करना था अनिश्चित और बहुत ही हार्ड टाइम्स को। फॉर वैन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपने करियर शुरुआत की, उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सुब्बू को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बहुत अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ा जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। देयर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, क्योंकि उस समय इस्टेब्लिश प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, यानी कोई भी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश स्टूडियो या फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं था, इसलिए जब शुरू में जब सुब्बू आया तो बहुत सारे कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, जहाँ तक शिक्षा की बात थी, स्पेशली खास करके फॉर्मल एजुकेशन की, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशियल लीड ओवर द बॉय, यानी कि सुब्बू की जो एजुकेशन थी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि सुब्बू ऑफिस बॉय की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसी की तुलना में थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था, यानी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जिसकी हम तारीफ किया जा सके। बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन बाई वर्च्यू के कारण, क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, और वर्च्यू इंडीड, और वास्तव में ये गुण था, वास्तव में ये गुण थी कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर मोर अफ्लुएंट सिचुएशन, इसलिए उसका जो एक्सपोजर था वो अफ्लुएंट सिचुएशन था, रिच सिचुएशन था, यानी अच्छे उसके मतलब उससे मौके मिले, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए अच्छे मौके मिले, अच्छे लोगों से मिला ये,
सुबु था, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, इसलिए अच्छे मौके मिले और अच्छे लोगों से ये मिला भी। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in flop film. He had ability, यानी सुब्बू के अंदर एबिलिटी थी लुक चेयरफुल, हमेशा चेयरफुल, हमेशा खुशमिजाज दिखता था ऑल द टाइम, हमेशा वो खुशमिजाज चेयरफुल दिखता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म, यानी कोई फिल्म करता था वो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, उस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी ये जो सुब्बू था हमेशा चेयरफुल, हमेशा खुश, हमेशा अच्छा दिखता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हमेशा उसके पास काम होता था दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों को काम देता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो स्वयं से खुद नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, लेकिन जो उसकी लॉयल्टी थी, यानी जो सुब्बू की जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, उसे पहचान दिला दी बॉस के साथ, यानी बॉस के साथ सुब्बू की पहचान उसकी वफादारी की चलती हुई। completely turn his entire creativity to his principal advantage, उसने पूरा का पूरा क्रिएटिविटी जो गुण था, उसने सारा का सारा गुण अपने बॉस के फायदे के लिए यूज किया, यानी जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी थी फिल्म बनाने की, पोइट्री लिखने की, सब कुछ का यूज वो अपने बॉस को खुश करने, अपने बॉस को फायदे पहुंचाने के लिए किया। ही वॉज टेलर मेड फॉर द फिल्म, वो फिल्म के लिए ही बना था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म मतलब वो फिल्म के लिए बनाया गया था, वो फिल्म के लिए फिट था। हियर वॉज अ मैन हु कुड इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, यह जो आदमी था जो इंस्पायर कर, प्रेरित कर सकता, जब उसे आदेश दिया जाता, कोई ऑर्डर दिया जाता तो वो किसी को इंस्पायर कर देता था, प्रेरित कर देता था। एग्जाम्पल के तौर पे जो राइटर कहते हैं, द रैट फाइट्स the tigress underwater and kills her, but the takes pity on the cubs and tend them lovingly. I do not know how to do the sea, the producer would say, and Subu would come out with 4 ways of the rat pouring affection its victim of spring. The rats fight tigers, जो रैट है, चूहे हैं, वो जो बगनी है उससे लड़ रहे हैं अंडर वाटर में और उसको मार देते हैं, लेकिन जो चूहे होते हैं उनको दया जाती है, जो टाइगर्स के जो बच्चे उस पर दया जाती है और उसको प्यार से देखभाल करने लगते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे फिल्माया जाए, प्रोड्यूसर कहता था इस सीन को कैसे फिल्माया जाए, कैसे किया जाए, मुझे नहीं पता है। जब सुब्बू से कहा था सुब्बू वुड कम आउट 4 ways, तो सुब्बू क्या कहता, 4 तरीके से बतलाता था कि कैसे रैट अपना स्नेह, अपना प्यार विक्टिम को, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित जो बच्चे हैं उसके प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार दे रही है, 4 तरीके बता देता था। जब इस सीन की बारी होती थी, जब प्रोड्यूसर करता ये सीन को कैसे फिल्माया जाए मुझे नहीं पता है, तो जो सुब्बू होता था 4 तरीके बताता था कि कैसे जो चूहे हैं, जो विक्टिम ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि जो टाइगर्स उसके बच्चे को कैसे प्यार करते हैं, वो 4 तरीके से बता देता था। गुड, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब जो प्रोड्यूसर कहता मैं श्योर नहीं हूँ, इट इज़ इफेक्टिव एनफ, यानी कि जो प्रोड्यूसर को कहता था कि मैं श्योर नहीं कि ये जो तरीका है इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता था, एंड इन द मिनट, और एक ही मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव, एक ही मिनट में वो जो सुब्बू था 14 अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑप्शन बना देता कैसे रैट्स अपना अफेक्शन कब्स को दे रहा है। 14 और जो 14 और तरीके थे उसको उस 14 और तरीके से बता देता कि कैसे 14 और तरीके से इस सीन को फिल्माया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन ऑलवेज सो ईजी विद द मैन लाइक सुब्बू अराउंड, तो फिल्म बनाना सुब्बू जैसे लोगों के लिए बहुत आसान था, यानी फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन वाज इजी विद मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू के साथ फिल्म बनाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आसान था। एंड इफ देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन डेफिनेशन टू जिमनी स्टूडियो ड्यूरिंग हिज गोल्डन ईयर्स, यानी कोई ऐसा आदमी था जो कि डायरेक्शन दे सकता, डेफिनेशन यानी कि नई दिशा, नई आयाम दे सकता जिमनी स्टूडियो के उसके गोल्डन ईयर्स में, इट वाज सुब्बू, यानी सुब्बू ही था जो कि जिमनी स्टूडियो को नई आयाम, नई दिशा, नई डायरेक्शन दे सकता था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, सुब्बू की एक अलग पहचान थी, एक अलग आइडेंटिटी थी, वो पोएट था। एंड दो ही वाज सर्टेनली केपेबल मोर कॉम्प्लेक्स हायर फॉर्म, भले उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, योग्यता
कॉम्प्लेक्स और हाई फॉर्म की पोएट्री लिख सकता था। ही डिलिबरेटली चूज एड्रेस इज पोएट्री टू द मासेस, वो जानबूझकर आम लोगों की भाषा यूज करता, आम लोगों के लिए पोएट्री लिख सकता। भले उसके अंदर गुण था कि कॉम्प्लेक्स और हाई आर्ट की पोएट्री लिख सकता, लेकिन वो आम लोगों के लिए और लोकल लैंग्वेज में पोएट्री लिखता ताकि हर लोग उसको पढ़ सकें। His success in the film overshadow and dwarf his literary achievement or his critics felt, और उसके जो क्रिटिक्स वो तो कहते थे जो फिल्म में उसकी सफलता है, जो फिल्म में जो उसकी सफलता मिली है तो उसने क्या ओवरशैडो किया, ढक दिया है, कम कर दिया जो लिटरेरी अचीवमेंट, जो लिखने की जो पोएट्री लिखने की जो अचीवमेंट जो उपलब्धि है उसकी ओवरशैडो कर उसको ढक दिया, उसको कम कर दिया, ऐसा उसके क्रिटिक्स मानते थे। क्योंकि फिल्म की वजह से जो उसकी लिटरेरी अचीवमेंट है उतना उतना दिखता नहीं है। He composed several truly original stories, poems in folk refrain and diction. Also wrote sprawling novel Thelina and Monambala with a dozen of every very deftly attached character. He composed several truly original stories. उसने बहुत सारे ओरिजिनल स्टोरी पे आधारित पोएम्स लिखा इन फोक रिफ्रेन, और जो फोक जो पोएम होती है, गीत होती है, उसको लिखा। डिक्सन आल्सो रोड, और जो डिक्सन में उसने एक नावल, स्पॉर्लिंग नावल, मतलब वो नावल जो हाथों हाथ जाती है, आम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा नावल लिखा जिसका नाम था थिलियाना मोनाम्बला जो नावल था उसको लिखा। विद अ डजन एवरी डेफली अटैच करा, जिसमें बहुत सारे करेक्टर थे, बहुत अच्छी कुशल करेक्टर थे, अच्छी तरह से उसने करेक्टराइजेशन किया था इस नावल में। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी, और देवदासी का जो मूड होता है, जो देवदासी मंदिर में होती थी उनका जो मूड होता है, और उसको सफल तरीके से अच्छी तरीके से ने रिक्रिएट किया था, बनाया था। ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी में जो देवदासी होती थी उनके मूड को अच्छी तरीके से इसने इस नावल में दिखाया था, जिसका नाम था थिलाना मोहनाम्बला। इस नावल में अच्छी तरह से उसने दिखाया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो बहुत ही अद्भुत एक्टर था। ही नेवर अस्पायर टू द लीड रोल्स, वह कभी लीड रोल के लिए आकांक्षित है, कभी लीड रोल की इच्छा नहीं करता था। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन सपोज टू मेन प्लेयर्स, लेकिन जो कुछ सब्सिडरी रोल वो प्ले करता था किसी भी फिल्म में, लेकिन वो क्या करता था, जो मेन प्लेयर्स होते, जो लीड एक्टर, उससे अच्छा ये बेटर परफॉर्म करता था। ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, या जो कोई भी उससे मिलने आता था उसके प्रति बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत सच्चा प्यार था इसके अंदर। यानी जो कि सुब्बू था, उस सुब्बू के पास जो कोई मिलने आया था संयोग से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार था। एंड हीज हाउस वाज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशन एंड एक्वेंटेंस, और उसका जो घर था वो हमेशा का एक शरण बन गया था, जहाँ पे उसके दूर के और नज़दीक के रिश्तेदार और पहचानने वाले हमेशा उसके घर पे रहते थे, हमेशा उसके घर रहते थे। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, अगेंस्ट सुब्बू नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। ऐसा लगता था ये सुब्बू के नेचर में था, इट वॉज अगेंस्ट सुब्बू नेचर, सुब्बू के नेचर के खिलाफ था। इवन कॉन्शियस, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा के खिलाफ था कि वो इतने लोगों को खिला रहा था, इतने लोगों को सपोर्ट कर रहा था, कभी इसके बारे में सोचता ही नहीं था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और इतना चैरिटेबल, इतना दाने और इतना खर्चीला आदमी था। एंड एट ही हैड एनिमीज, फिर भी इसके बहुत सारे एनिमीज थे, बहुत सारे दुश्मन थे। Was it because he seemed to be so close and intimate with the boss? कारण ये था, क्या कारण ये था कि वो बॉस के खास, जो बॉस था उसके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रखता था, बहुत इंटीमेट रिलेशन था, बहुत क्लोज रहता था। और वॉज हिज जनरल डेमनर डैट रिजेंबल सिकोफेंट, और उसका जो जनरल डेमनर था, आचरण था कि वो जो सिकोफेंट था, सिकोफेंट मतलब चापलूस, या उसका ऐसा लगता था कि ऐसा उसका जनरल आचरण था कि वो चापलूस प्रतीत होता था, इसके कारण लोग जलते थे या उसके दुश्मन थे। आर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसकी तत्परता कि हर चीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, हमेशा अच्छा ही कहता था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for the
सुबु। लेकिन कोई भी कारण हो, मेकअप डिपार्टमेंट में यह जो लड़का था, ये जो आदमी था, हमेशा सुबु के लिए बुरा ही सोचता, सुबु के लिए हमेशा बुरा ही सोचता था। जो मेकअप बॉय था वो यही वो व्यक्ति था जो हमेशा सुबु के लिए बुरा ही सोचता, रीजन जो भी हो, लेकिन सुबु सुबु के लिए हमेशा बुरा यही सोचता था। यू शॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आप हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ पाओगे। बट इन द अटेंडेंस रो, लेकिन जहाँ ये बैठता था, जहाँ इसकी अटेंडेंस होती थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल स्टोरी डिपार्टमेंट। लेकिन वो जहाँ बैठने की बात होती थी, वो डिपार्टमेंट जिसका जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में लोगों के साथ रहता था। कंप्राइजिंग और लायर, जिसमें एक लायर था, एक वकील था, एंड असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट, और जिसमें बहुत सारे पोएट और राइटर थे, उसमें ये सुब्बू रहता था। द लायर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, जो लायर था जिसको ऑफिशियली लीगल एडवाइजर कहा जाता था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई रेफर करता था कि बिल्कुल इसके विपरीत था, इसको लीगल एडवाइजरी नहीं आती थी। एन एक्सट्रीमली टैलेंट एक्ट्रेस, और बहुत ही प्रतिभाशाली जो एक्ट्रेस थी, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव की थी। वंस ब्लीव ओवर द स्टेट, एक बार तो वो सेट पे ही वो ब्लीव ओवर गुस्सा करने लगे, सेट पे ही वो गुस्सा करने लगे। वाइल एवरी वन स्टूड स्टन, जबकि हर कोई भौचक्का रह गया, स्टन रह गया, सरप्राइज खड़ा रह गया। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जो लायर था उसने चुपके से जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है उसको ऑन कर दिया था। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज, जब वो एक्ट्रेस रुकी, फॉर ब्रीथ, जब सांस लेने की वो एक्ट्रेस रुकी, द लायर सेड टू हर, लायर ने उसे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए। एंड देन प्लेड बैक रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया। देयर वर नथिंग इंक्रीमेंटिंग, ऐसा कुछ नहीं था इल्ज़ाम लगाने वाला, दोष लगाने वाला, ऐसा कुछ नहीं। अनमेंशनेबली फाउल, कोई अनजाने में गलती भी नहीं थी। अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, जो एक्ट्रेस है वो प्रोड्यूसर के खिलाफ बोलने लगी। बट वैन सी हर्ड द वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब उसने साउंड इक्विपमेंट दोबारा अपनी आवाज़ को सुना, सी वाज स्टक डम, वो भौचक्का रह गई, वो बिल्कुल अवाक रह गई, बोल ही नहीं निकला था। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, ये जो एक्ट्रेस थी वो कंट्री साइड देहात से थी। सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल स्टेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वो सांसारिक एक्सपीरियंस के सारे स्टेज से नहीं गई थी। दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन, और समानता उसको पोजीशन मिल गया था, इंपॉर्टेंस अच्छा पोजीशन, एंड सोफिस्टिकेशन जटिल पोजीशन, दैट सी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, ऐसा पाए कि वो फंस चुकी है। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और इस भय से, यानी जो आवाज़ सुनी थी उसके भय से वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाई। एंड सी फेल्ट, और उससे लगा उस दिन दैट वाज द एंड ऑफ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, कि वही दिन उसका एक छोटा सा ब्रिलियंट करियर का अंत था, लीगल एडवाइज़र। और यानी उसी दिन उसने अपना जो एक्टिंग करियर था उसने अंत कर दिया, यानी उस एक्ट्रेस ने अपना जो करियर था फिल्म का वो समाप्त कर लिया। द लीगल एडवाइज़र, जो लीगल एडवाइज़र है, हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइज़र है, जो लीगल एडवाइज़र था, जो कि मेंबर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड, वो अनजाने में इतना बड़ा सैड एंड उस एक्ट्रेस के लिए ला दिया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि जो उस स्टोरी डिपार्टमेंट के जितने मेंबर थे वो एक प्रकार के यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती का यूनिफॉर्म पहनते थे, विद स्लाइटली ओवरसाइज, जो कि खादी धोती होती थी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, एंड क्लमसी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और बहुत ख़राब जो सिला हुआ जो खादी का शर्ट होता है वो पहनते थे। यानी कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट के जितने लोग थे वो एक यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी की धोती होती थी जो कि बहुत बड़ी होती थी, और साथ साथ खराब सिली हुई खादी का शर्ट होता था। द लीगल एडवाइज़र और पैंट्स एंड टाई, जो लीगल एडवाइज़र यानी जो वकील साहब थे वो टाई और पैंट्स और टाई पहनते थे, एंड सम टाइम अ कोट, कभी कभी कोट पहनते थे, दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो कि सिपाही के कोट के समान लगता था। कभी कभी ये कोट भी पहनते थे जो कि कोट लगता था, कोई सिपाही जो पुराने ज़माने का सिपाही है उसके समान लगता है। ऑफन ही लुक्ड अलोन, हमेशा ये अक्सर रहती थी, अक्सर अकेली रहती थी, एंड हेल्पलेस असहाय रहती थी। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक वाले व्यक्ति, क्योंकि वकील जो क्या होता है तर्क करता है, लॉजिक का यूज करता है। इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, किसके बीच, ड्रीमर्स, यानी कि जो राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं, सपने देखते रहते हैं।
वो कल्पना करते, उनके बीच एक लॉजिक वाले व्यक्ति यही थे। और इनका जो ड्रेस था टोटल डिफरेंट था, जो कि अन्य जो राइटर थे, पोएट थे, वो खादी का यूनिफॉर्म पहनते थे, जबकि ये पैंट शर्ट और कोट पहनते थे। न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधी एंड खादीज, और जो न्यूट्रल मैन थे यानी जो जितने सारे लोग थे गांधी विचारधारा के, खादी विचारधारा थे, यानी गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करते सिंपल लोग थे, खादी पहनते थे, और इनके बीच ये क्या थे, एक न्यूट्रल व्यक्ति थे जो कि पैंट शर्ट पहनते थे। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, यानी बहुत सारे लोग जो बॉस के करीब होते थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस फिल्म, उन्हें अलाउ किया गया फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जो लोग भी बॉस के करीब होते थे उन्हें कहा गया कि आप लोग भी फिल्म को प्रोड्यूस कीजिए। दो लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैन केक वर यूज ऑन इट, बहुत सारे रॉ स्टॉक यूज किया, बहुत सारे पैन केक का इस्तेमाल किया गया। नॉट मच केम फॉर द फिल्म, लेकिन फिल्म से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म नहीं, बहुत ज़्यादा हिट फिल्म नहीं हुई थी। देन वन डे, तब एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तब एक दिन ने बॉस ने क्या कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स ओनली इन द इंस्टेंट, शायद ये पहला उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानवीय इतिहास में ये पहला उदाहरण था वेयर अ लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट वेयर आस्क्ड टू गो होम, ये पहला इतिहास में उदाहरण था कि जो लायर था वो अपना जॉब खो दिया, क्योंकि जो जितने भी पोएट्स थे उनको बोल दिया कि आप लोग अपने घर चले जाए, क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट का अब कोई यूज नहीं है। जिमनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट, बहुत ज़्यादा पसंदीदा जगह था, हंट मतलब पसंदीदा जगह जहाँ पर बार बार विजिट किया है। तो जिमनी स्टूडियो एक पसंदीदा हंट था ऑफ द पोएट्स का, लाइक एच डी योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हृदयनाथ चट्टोपाध्याय, इस तरह के जो पोएट्स थे उनका ये पसंदीदा जगह था जिमनी स्टूडियो, यहाँ पे अक्सर ये लोग आते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, क्योंकि यह बहुत अच्छा यहाँ पे भोजनालय था, यानी इस स्टूडियो में बहुत अच्छा भोजनालय था। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जो बहुत अच्छा कॉफ़ी यहाँ मिलती थी। एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, पूरे दिन में जब भी मन करता तब यहाँ पे बहुत अच्छा कॉफ़ी मिलती थी। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि रात के अधिकतर भाग में यहाँ पे आने पे बहुत अच्छा कॉफ़ी मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंट मेस था, भोजनालय था। Those were the days when कांग्रेस रूल meant prohibition, वो दिन थे जब कांग्रेस के रूल का मतलब था निषेध, यानी कांग्रेस के रूल का मतलब प्रतिबंध था। एंड मीटिंग ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी वाज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और कॉफ़ी के टेबल पे मिलना, मीटिंग ओवर कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के टेबल पे मिलना, कॉफ़ी पे मिलना बहुत ही सेटिस्फाइंग और एंटरटेनमेंट होता था। यानी कि जो जब व्यक्ति क्या होते जब कॉफ़ी पीने के लिए मिलते थे, बैठते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत एंटरटेनमेंट होता था। बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड कपल ऑफ क्लर्क्स, यानी ऑफिस बॉय को छोड़कर और कुछ कलर्स को छोड़कर एवरीबडी एल्स द स्टूडियोज रेडियंट लेजियर, यानी ऑफिस बॉय को छोड़कर, कुछ कलर्स को छोड़कर हर कोई जो स्टूडियो में था थोड़ा सा सुस्त था, यानी उसके पास खाली समय होता था। प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, जो कि पोएट्री लिखने के लिए खाली समय की आवश्यकता होती है, यानी हर व्यक्ति को थोड़ा सा खाली समय, फुर्सत का समय मिलता था, सिवाय ऑफिस बॉय को छोड़कर और कुछ कलर को छोड़कर हर किसी को थोड़ा सा फुर्सत का समय मिल जाता था। मोस्ट ऑफ देम वर खादीज एंड वर्शिप गांधी, अधिकतर लोग खादी थे, अधिकतर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते, या गांधी जी से इंस्पायर थे, गांधी को अपना रोल मॉडल मानते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट फिनिश्ड एप्रिशिएशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसके बावजूद भी, इसके परे वो थोड़ा भी पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यानी किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में उनका कोई नॉलेज नहीं था, यानी पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे, उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। भले वो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, गांधी जी की तरह सिंपल क्लॉथ पहनते थे, इसके बावजूद वो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते थे, उसके बारे में थोड़ा भी अप्रिशिएशन नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते थे। नेचुरली दे वेर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, स्वाभाविक रूप से सारे लोग डिसलाइक, अवर्स मतलब डिसलाइक करते थे जो टर्म था कम्युनिज्म, साम्यवाद का जो टर्म था, इसे घृणा करते। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, कम्युनिस्ट क्या होते हैं, गॉडलेस मैन होते हैं, इरिलीजियस मैन होते हैं, यानी वो भगवान में, गॉड में विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं करते। ही हैड नो फिलाइल कंजुअल लव, और उनके जो कम्युनिस्ट होते हैं उनका कोई लव नहीं, यानी कि जो बच्चों से प्यार नहीं होता है, अपने जो स्पाउस का जो लव था वो भी लव नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग से अपने लव नहीं करते, साथ साथ अपने स्पाउस से भी लव नहीं करते हैं। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, यानी कि जो कम्युनिस्ट होते हैं
उन्हें कोई दुख नहीं होता है, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं होता है जब वो अपने पेरेंट्स को मारते हैं या अपने बच्चों को मारने का कोई उन्हें पछतावा नहीं होता है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू काज स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट इग्नोरेंट पीपल, यानी जो कम्युनिस्ट होते हैं वो हमेशा जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनके बीच हमेशा वायलेंस और अनरेस्ट फैलाते हैं, हमेशा वायलेंस और अनरेस्ट ही फैलाते हैं। सच नोशन विच इज प्रिवेल्ड एवरी, ऐसी धारणा, ऐसी विचारधारा, ऐसी जो बिलीफ थी हर जगह फैली हुई थी। एल्स इन साउथ इंडिया, ऐसी बातें साउथ इंडिया में कम्युनिस्टों के बारे में फैली हुई थी। एट दैट टाइम आल्सो, और उस समय भी ऐसी नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वैगली अमंग द खादी क्लैड पोएट, और ऐसी बातें हल्की फुल्की जो खादी कपड़े पहनने वाले जो पोएट थे उनके उनके दिमाग में ये ऐसी बातें कम्युनिस्टों के बारे में फैली हुई थी। जिमनी स्टूडियो के जितने भी पोएट्स थे, खादी कपड़े पहनते, उन पोएट के दिमाग में भी ऐसी विचारधारा थी कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो गॉडलेस मैन होते हैं, वो बहुत ही निरंकुश होते हैं, और साथ साथ ये क्या करते हैं, उनके अपने परिवार के प्रति उनका प्यार नहीं होता, अपने बच्चों के प्रति परिवार नहीं होता, या किसी को हत्या करते तो उन्हें कोई मलाल नहीं होता है। इस तरह की बातें जो जिमनी स्टूडियो के लोग थे उनमें भी फैली हुई थी। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग, और इसका जो साक्ष्य था, इसका जो सबूत था, शीघ्र ही आने वाला, शीघ्र ही हमें मिलने वाला था। When Frank Buckman of Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found warmer host in India than the Jimny Studios. When the Frank Buckman, जब फ्रैंक बकमन की जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी थी, जो कि 200 लोगों के साथ मद्रास विजिट की 1952 में, तो वो कहीं भी इतना अच्छा वेलकमिंग इन्वायरमेंट नहीं पाई जितना कि जिमनी स्टूडियो में उससे वेलकम किया गया। उससे इसलिए कि जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी थी वो जिमनी स्टूडियो में गई, वहाँ पे बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया। समवन कॉल्ड देम ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और किसी ने कहा कि इंटरनेशनल सर्कस से ये लोग आए हैं। दे वे आर नॉट वेरी गुड एट द ट्रैपेजी, और कलाबाजी में ये लोग अच्छे नहीं थे, यानी कि ये जो लोग आए थे कलाबाजी में, जो हाथ से कसरत किया जाता उसमें ये अच्छे नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, और इनका जो जानवरों से परिचय केवल डिनर टेबल पे, यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन थे, और जो नॉन वेजिटेरियन थे तो इस समय अक्सर ये मीट खाते थे, तो इनका जो जानवरों से पहचान केवल डिनर टेबल पे होता था, और इसके अलावा ये जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, और इन लोगों ने 2 नाटक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत किया। देयर जानतम वैली, पहला इनका जो प्ले था जिसका नाम था जानतम वैली, एंड द फॉरगेटन फैक्टर, 2 प्ले बहुत प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने प्रस्तुत किया। रन सेवरल शो इन मद्रास, बहुत सारे शो मद्रास में चला। अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, जिमनी स्टूडियो फैमिली 600 saw the plays ओवर एंड ओवर अगेन। जो जिमनी स्टूडियो के जो मेंबर्स थे, जो एम्प्लॉइज़ थे, 600 एम्प्लॉय थे, वो शहर के अन्य लोगों के साथ इस प्लेस को बार बार उन्होंने, इस नाटक को बार बार उन्होंने देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमली, जो मैसेज इस प्ले का था सिंपल था और होमली था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, धार्मिक इनका मैसेज था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वेयर फर्स्ट, लेकिन जो सेट था, यानी जिस तरह के स्टेज का सेट किया गया था, जो इस तरह के जो प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे थे, कॉस्ट्यूम पहने थे, वो फर्स्ट क्लास का था, यानी कि इनका सेट भी फर्स्ट क्लास का था और इनका जो कॉस्ट्यूम था वो भी फर्स्ट क्लास का था। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिवली इम्प्रेस, जो मद्रास कम्युनिटी थी ड्रामा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई इन लोगों से। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जानतम वैली, और उसके बाद जितने भी तमिल प्ले हुए उनके सीन में क्या होता, सनराइज सनसेट का सीन होता, जैसे कि जानतम वैली में दिखाया गया। विथ अ बेयर स्टेज, खाली स्टेज होता था, और वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और एक सफ़ेद का बैकग्राउंड में कर्टेन होता, एंड टून प्लेड ऑन द फ्लूट, और उस पर कोई फ्लूट बजा रहा होता था। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट इट वॉज MRA वॉज काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इट वॉज सम ईयर्स, कुछ साल बाद मैं जान पाया कि MRA क्या था, एक काउंटर, एक अपोजिट, एक उल्टा मोमेंट था, आंदोलन था, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म था उसके विपरीत एक उल्टा आंदोलन था। जैसे कम्युनिज्म जो इस रसिया से चल रहा था, जबकि अमेरिका क्या होता,
अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। कि हमारे क्या था, ये अमेरिका वेस्टर्न साइड का ये पर्सपेक्टिव था कि वो इंटरनेशनल स्तर पे जो कम्युनिटी बढ़ा था उसके खिलाफ ये प्रोग्राम चला रहे थे। एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन देयर हैंड्स। और बिग बॉसेस मद्रास के जिसमें मिस्टर वासन शामिल थे, इनके हाथों में खेल गए, यानी इन लोगों ने इनको फुल कर दिया और अपना प्ले, अपना एजेंडा यहाँ पे दिखा दिया, जो कि एंटी कम्युनिस्ट इनका एजेंडा था। राइटर आगे कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं पूरी तरह श्योर नहीं, हाउ एवर दैट दिस वॉज इन डीड द केस, क्या इसी केस के कारण, इसी के केस के कारण हुआ था, फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट, जो अपरिवर्तनीय जो एस्पेक्ट था ऑफ द बिग बॉसेस, जो बड़े बॉसेस के बीच, एंड देयर इंटरप्राइज रिमेन से, और उनका जो व्यवसाय था अनचेंज रहा, वो निरंतर वैसे ही रहा। एम आर ए और नो एम आर ए, भले एम आर ए था कि नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म था नहीं था, लेकिन जो बिग बॉसेस थे यानी कि फ्रैंक बकमैन और मिस्टर वासन, इनके बीच जो रिलेशन था, जो एंटरप्राइज, वो हमेशा समान ही रहा, भले वो एम आर ए था कि नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The staff of Zimni Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and size, at least 20 nationalities. जिमनी स्टूडियो के जो लोग थे, जिमनी स्टूडियो द स्टाफ, जो जिमनी स्टूडियो के स्टाफ थे, अब उनके पास एक अच्छा खासा समय था, क्योंकि 200 लोगों को होस्ट कर रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे, उनकी मेज़बानी कर रहे थे, जो कि अलग अलग कलर के थे, अलग अलग साइज़ के थे, और कम से कम 20 नेशनलिटीज़ के 20 अलग अलग देशों के ये लोग थे। इट वॉज सच चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, और थोड़ा सा चेंज था, जो सामान्य कलेक्शन था, जो सामान्य चीज़ें थी, उससे थोड़ा सा चेंज था ऑफ क्राउड प्लेयर, यानी सामान्यतः क्या क्राउड प्लेयर्स होते थे, उससे थोड़ा सा चेंज था। वेटिंग टू बी स्लैप विद थिक लेयर ऑफ मेकअप, जो कि ऑफिस बॉय उनका वेट करता था उनको स्लैप करने के लिए, उनका मेकअप करने के लिए, उससे थोड़ा सा चेंज था ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी मेकअप डिपार्टमेंट में जो क्राउड को, जो ऑफिस बॉय उनका मेकअप करता था क्राउड शूटिंग के लिए, उससे थोड़ा सा ये चेंज था, थोड़ा सा रिलैक्स सीन था कि यहाँ पे कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी। A few months later, the telephone lines of big bosses of Madras burst, and once again, V Gemini Studios cleared all whole shooting stage to welcome another visitor. A few months later, कुछ महीनों बाद एक बार दोबारा बिग बॉस की जो घंटी थी मद्रास की, वो घंटी बजी, और एक बार फिर हम लोग के सारे स्टेज को क्लियर कर दिए, शूटिंग स्टेज है उसको हमने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, स्वागत करने के लिए। दूसरा जो विजिटर आ रहा था, दूसरा व्यक्ति जो विजिट करने आया था, उसके स्वागत के लिए, उसको वेलकम करने के लिए हम सारे स्टेज को हमने खाली कर दिया। एंड ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट, और सभी लोग कह रहे थे वो इंग्लैंड का एक पोएट था, यानी जो विजिटर आ रहा था वो इंग्लैंड का एक पोएट था। द ओनली पोएट्स फ्रॉम द इंग्लैंड द सिंपली जिमनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, यानी कि सिंपल पोएट, जो सामान्यतः जो पोएट थे इंग्लैंड के, जो जिमनी स्टूडियो के स्टाफ जानते थे या जिनके बारे में सुन रखा था, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे, यानी कि टेनिसन और वर्ड्सवर्थ के बारे में जिमनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे पढ़े थे या सुन रखे थे। द मोर लिटरेट, और जो इससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वंस न्यू द किड्स सैली एंड बैरन, और इससे भी ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे वो किड्स के बारे में और सैली और बैरन जैसे पोएट्स के बारे में जानते थे। एंड वन और टू, और मुश्किल से एक या दो, माइट हैव फेंटली कम्स टू नो समवन बाय द नेम ऑफ इलियट, और मुश्किल से 2 या 3 लोग हल्के फुल्के जान पाए थे कि जो थॉमस इलियट है इंग्लैंड का एक नया पोएट है, इसके बारे में हल्का फुल्का कुछ ही लोग जिमनी स्टूडियो के जान पाए थे। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जिमनी स्टूडियो नाउ, अब कौन सा पोएट जिमनी स्टूडियो को विजिट कर रहा था, ये एक क्वेश्चन था, एक डिलेमा था। तो किसी ने कहा कि ही इज़ नॉट अ पोएट, वो पोएट नहीं हो कभी नहीं, ही इज़ एन एडिटर, वो क्या है, एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन, इसलिए जो बॉस इतना बड़ा रिसेप्शन, इतना बड़ा वेलकम कर रहा है, क्योंकि वो एक एडिटर है। वासन आल्सो वाज एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्टन, जो वासन था, जो स्टूडियो जिमनी स्टूडियो का मालिक था, वो भी क्या था, एडिटर था। जो पॉपुलर वीकली मैगजीन थी, वीकली साप्ताहिक जो कह ले पेपर थी, न्यूज़ पेपर, इसका नाम था आनंदा, उसका ये एडिटर भी था बॉस। He was not the editor of any known names of British publication in Madras, that is those known at the Gemini Studios. He was not, भले वो एडिटर था, यानी भले जो एडिटर आ रहा था, लेकिन किसी प्रसिद्ध ब्रिटिश पब्लिकेशन का जो एडिटर नहीं था, जो कि मद्रास में था, और जो जिमनी स्टूडियो के लोग जानते थे, किसी भी इस तरह की बुक का या न्यूज़पेपर का वो एडिटर नहीं था।
सिंस द टॉप ऑफ मैन द हिंदू वे आर टेकिंग इनिशिएटिव, जो कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो टॉप के अधिकारी थे या टॉप के जो एम्प्लॉइज थे वो इसका शुरुआत कर रहे थे। द समराइज उन्होंने गेस किया वाज दैट पोएट वाज एडिटर ऑफ द डेली, उसने बताया गेस किया कि जो पोएट था क्या था, डेली का वो एडिटर था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर और गार्जियन और लंदन टाइम, लेकिन मैनचेस्टर का या गार्जियन का या लंदन टाइम्स जैसे बड़े अखबारों का वो एडिटर नहीं था। दैट वॉज ऑल इवन मोस्ट ऑफ वेल इन्फॉर्म अमंग अस नो, यह सब कुछ जो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा जानते थे वो भी जान गए थे कि जैसे बड़े न्यूज़पेपर है, जैसे मैनचेस्टर है, द गार्जियन है, लंदन टाइम, इस तरह के न्यूज़पेपर का ये एडिटर नहीं है। भले एडिटर, लेकिन इतने बड़े न्यूज़पेपर का ये एडिटर नहीं है। एटलीस्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और एडिटर अराइव। एटलीस्ट, एट लास्ट मतलब एटलीस्ट नहीं है, एट लास्ट 4 बजे, जो 4 बजे दोपहर के 4 बजे जो पोएट भी हो सकता है या एडिटर, यानी दोनों में से कोई हो सकता है, वो आ गया 4 बजे, लगभग 4 बजे जो पोएट हो सकता है ये एडिटर वो आ गया, वो अराइव हुआ। ही वॉज टाल मैन, ये लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश और पक्का अंग्रेज था, वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस भी था, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और सबसे बड़ी बात थी हम सब लोगों से अनजान था, हम लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। बैटलिंग विद हाफ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग पे जो एक दर्जन जो हाफ डजन यानी कि 6 जो पेडेस्टल जो टेबल फैन है वो बैटलिंग कर रहे थे, चल रहे थे, यानी कि जो शूटिंग स्टेज था उस स्टेज पे 6 जो टेबल फैन होते हैं वो चल रहे थे, उस स्टेज पे चल रहे थे। द बॉस रीड, जो बॉस था मिस्टर वासन, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, यानी जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो पहले उसका मतलब उसका परिचय कराते हैं, इसलिए मिस्टर वासन उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे। आउट अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबा सा स्पीच पढ़ रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, और इस बात से भी साबित, यानी बॉस की स्पीच से भी लग रहा था कि वो बहुत कम इस पोएट या एडिटर के बारे में जानते थे। द स्पीच वॉज इन all in the most general terms, but here and there it was peppered with the words like freedom and democracy, यानी कि जो स्पीच था लगभग सिंपल था, बहुत ही साधारण था, लेकिन उस स्पीच में इधर उधर कभी कभी शब्द आ जाते थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्द आ जाते थे। देन द पोएट स्पोक, तब वो पोएट बोलना शुरू कर दिया, यानी जो गेस्ट था वो बोलना शुरू कर दिया। ही कुड नॉट हैव एड्रेस मोर डैज एंड साइलेंट ऑडियंस, और उसने इस तरह के साइलेंट और अचंभित ऑडियंस को, श्रोताओं को एड्रेस नहीं किया, संबोधन नहीं किया था, यानी कि जो पोएट था वो इस तरह के साइलेंट, इस तरह के अचंभित जो ऑडियंस होते हैं, श्रोता होते हैं, उस तरह के श्रोताओं को वो एड्रेस नहीं किया था, उनको संबोधित नहीं किया था। नो वन न्यू वॉट वॉज टॉकिंग, किसी को नहीं पता क्या वो बात कर रहा था अबाउट, एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज ही सेइंग, और जो कुछ कर रहा था उसको समझने का जब हम प्रयास किए, लेकिन उसके एक्सेंट के चलते हम हार मान गए, यानी जो उसका एक्सेंट था बहुत ही टफ था, बहुत ही इंग्लिश मैन की तरह उसका एक्सेंट था, क्योंकि अंग्रेज था तो इसलिए वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलता, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश बोल रहा था, उसकी एक्सेंट बहुत ही फर्स्ट रेट का था, इसलिए हर समय हमने प्रयास किया समझने, लेकिन हम लोग फेल हो गए, हम समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये पूरी स्पीच, यानी जो चीज़ थी, यानी जो पूरी स्पीच थी उस पोएट की 1 घंटा चली। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद पोएट चला गया, एंड वी ऑल डिस्पर्स इन अटर बेटमेंट, और हम लोग कन्फ्यूजन में वहाँ से चले गए, हम लोग अटर कन्फ्यूजन में वहाँ से चले गए, वो पोएट भी चला गया। वाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं। What is an English poet doing in the film studio which makes Tamil film for the simplest sort of people, और हम लोग कह रहे थे क्या कर रहे हैं, और ये इंग्लिश पोएट जो अंग्रेज पोएट है वो फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, जो कि सामान्यतः तमिल फिल्म बनाती है और तमिल लोगों के लिए सामान्यतः सिंपल सा फिल्म बनाती है, उस फिल्म स्टूडियो में, जिमनी स्टूडियो में ये पोएट क्या कर रहे हैं, हम लोग एकदम हैरान थे, हम लोग अचंभित थे, हम लोग कन्फ्यूज थे। People whose lives least afford them पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पीपुल हुज लाइफ, लोग जिनके जीवन कम अफोर्ड कर सकती है और संभवतः कम ही विकसित कर सकती है जो इंग्लिश पोएट्री पढ़ने के लिए, यानी जो गांव देहात के लोग हैं, तमिल लोग हैं, और उतना इनके पास समय नहीं है, पुअर लोग हैं, वो तमिल जो इंग्लिश पोएट्री है वो अपने इंग्लिश पोएट्री पढ़ने के लिए अपने आप को विकसित नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो इस समय इस स्टूडियो में इंग्लिश पोएट आने का मतलब क्या था, ये सब हर कोई यहाँ पे हैरान था। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, जो पोएट था वो भी बहुत चक्का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा था।
फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सीयर इनकॉग्निटी ऑफ हिज टॉक, क्योंकि वो भी महसूस कर रहा था कि उसकी बात में बेमेल था, जो कह रहा था उससे कोई मेल जोल नहीं लग रहा था। एंड थ्रिल्स एंड ट्रेल्स, यानी जो पीड़ा जो रोमांच बता रहा है उससे कोई मेल जोल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट थे। एंड इंग्लिश पोएट, यानी जो इंग्लिश पोएट जो कह रहा था, तो जो ऑडियंस थे बिल्कुल साइलेंट थे और टच्ड थे। इसमें उसके जो भी उसमें इमोशन आ रहा था, यानी कि थ्रिल्स भी आ रहे थे, ट्रिल्स भी आ रहे थे, कोई उसका लेना देना नहीं था, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहा था। ही विजिटेड रिमेन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उसका जो विजिट था वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रहा, एक रहस्य रह गया, यानी कोई जान नहीं सका, कोई अच्छी तरह से जान नहीं सका क्यों वो विजिट किया था जिमनी स्टूडियो को। अब राइटर कहते हैं द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट, जो बड़े प्रोज राइटर हैं संसार के साथ इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बट माई कन्विक्शन, मेरा जो बिलीफ है, ग्रोज स्ट्रांगर डे आफ्टर डे, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा जो बिलीफ है, जो मेरी विश्वास है, बढ़ता जा रहा है। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसूट ऑफ जीनियस, यानी प्रोज राइटिंग की जो बात है वो जीनियस आदमी, जो प्रतिभाशाली आदमी है, जो जीनियस आदमी वो नहीं कर सकता। इट इज़ फॉर द पेशेंट, क्योंकि इस प्रोज राइटिंग का काम क्या है, ऐसे व्यक्ति करे जिसके अंदर पेशेंट हो, धैर्य हो, परसिस्टेंट हो, जिद्दी हो, प्रिजर्विंग डर्ज, और हमें लगातार मेहनत करती रहे। विद द हार्ट सो सनगा, उसका जो हार्ट इतना सिकुड़ गया, डैट नथिंग कैन ब्रेक, जो उसके हार्ट को, उसके हृदय को कोई तोड़ ना सके। इट्स रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन थिंग टू हिम, और उसका रिजेक्शन, यानी उसका जो लेख लिखे जो रिजेक्शन हो जाए या कोई गायब हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ही एट वंस सेट अप अबाउट मेकिंग, वो दोबारा से लिखना शुरू कर दे, और फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज, अपना फ्रेश कॉपी दोबारा उस लॉन्ग प्रोज का लिखना शुरू कर दे, एंड सेंड इट ऑन अनदर एडिटर, और दूसरे एडिटर को भेज दे, इन क्लोजिंग पोस्टेज, यानी पोस्टेज करके दूसरे एडिटर को भेज दे, फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ताकि दोबारा से रिटर्न वो मैन्युस्क्रिप्ट रिटर्न आए। इट वाज फॉर सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट, इन सारे लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, एंड सारे लोगों के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर था, उसने एक अनाउंसमेंट पब्लिश किया, एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश किया, इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक छोटे से महत्वपूर्ण कोने में, अनइम्पॉर्टेंट पेज, यानी कि जो न्यूज़पेपर का जो पेज होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पेज के इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया गया था उन लोगों के लिए जो क्या थे, जो प्रोज राइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। A short story contest organized by British periodical by the name of the Encounter, एक छोटा सा स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, एक ब्रिटिश पीरियडिकल न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इनकाउंटर के द्वारा। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाज नॉट नोन कमोडिटी अमंग द जिमनी लिटरेट, और जिमनी में जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच जो इनकाउंटर था वो जाना पहचाना सामान है, यानी इस इनकाउंटर के बारे में जिमनी स्टूडियो के लोग नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट आइडिया ऑफ पीरियडिकल बिफोर, मैं पीरियडिकल के बारे में आइडिया लेना चाहता, कोई सब कुछ जान, मैं आई वांटेड टू गेट एन आइडिया, मैं पीरियडिकल न्यूज़पेपर के बारे में कुछ आइडिया लेना चाहता था। आई स्पेंड कंसिडरेबल सम पोस्टेड सेंडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने में जो पैसा खर्च होगा उस उतने अमाउंट खर्च करने से पहले मैं इस पेपर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, ऐसा राइटर कह रहे हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इन द फॉरबिडन एरिया। उन दिनों ब्रिटिश लाइब्रेरी के दरवाजे पे कोई बड़ा सा साइन बोर्ड नहीं होता था जिसपे सूचना लिखी हो कि यहाँ पे जो प्रवेश है निषेध, यहाँ पे आप चुपके से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एंड देयर वेर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज एंड फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटचेबल बाय द रीडर। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो राइटर है उनको बहुत सारे इनकाउंटर की जो इनकाउंटर जो पेपर था वो पड़ा हुआ था, वेरियस डिग्रीज, अलग अलग साइज में था, फ्रेश था, और साथ साथ इसको कोई रीडर पढ़ा नहीं था। When I read the editor name, जब मैंने इस एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ring in my shrunken heart, तब मुझे सुनाई दिया, मेरा जो सिकड़ा हुआ जो हार्ट था उस हार्ट में थोड़ी सी घंटी बजी, ये मुझे सुनाई दिया। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड जिमनी, यही वही पोएट था जो जिमनी स्टूडियो में विजिट किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं अपना काफ़ी समय खोया हुआ भाई को मैंने पा लिया था। एंड आई सील्ड द एनवेलप, और जब मैंने एनवेलप को सील किया और रोट आउट हिज एड्रेस, जब उस एड्रेस को लिखा तो मैं गाना गाने लगा। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया ही टू वुड बी सिंगिंग, यानी जो
जो राइटर है, जो पोएट, वो भी गा रहा होगा द सेम सॉन्ग, एक ही ऐसा ही सॉन्ग को एट द सेम टाइम, इसी समय। लॉन्ग लास्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट डे, यानी कि लॉन्ग लास्ट यानी खोए हुए भाई जो इंडियन फिल्म में अपने आप को डिस्कवर कर चुके, यानी काफ़ी समय पहली रील में ही एक दूसरे को डिस्कवर कर लिए थे गाना गाने के साथ। इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, या फिल्म के फाइनल रील आने से पहले ही डिस्कवर कर लिए थे। स्टेफन दैट वाज हिज नेम, स्टेफन स्पेंडर उस पोएट का नाम था, स्टेफन दैट वाज द नेम ऑफ दैट पोएट जो जिमनी स्टूडियो में विजिट किया था। एंड ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिमनी स्टूडियो, वर्षों बाद मैं जिमनी स्टूडियो से बाहर था। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट रिड्यूस प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन, कोई भी चीज़ जिसकी दाम कम होती थी मुझे मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती, यानी कोई सामान जो कम दाम पे मिलता था तो मेरा ध्यान उस पर चला जाता। ऑन द फुटपाथ, यानी फुटपाथ पे इन द फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड, यानी माउंट रोड जो माउंट रोड था मद्रास का, उसके सामने पोस्ट ऑफिस के पास देयर वाज पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ बहुत सारे न्यू बुक के ब्रांड थी और 50 पैसा ही, और सबकी दाम क्या थी, प्रत्येक बुक की दाम थी 50 पैसा। एक्चुअली दे वेयर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और वास्तव में क्या थी, सारे एक ही बुक की कॉपी थी, अलग अलग बुक नहीं थी बल्कि एक ही बुक की सारी कॉपीज थी। एन एलिगेंट पेपर ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, यानी कि बहुत अच्छा वाला पेपर जो अमेरिका से पब्लिश हुआ था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और लो प्राइस वाला जो था स्टूडेंट के लिए था। इन द कनेक्शन विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि जब रशियन रेवोल्यूशन की जो 5th एनिवर्सरी हुई थी उसके संबंध में उन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट के लिए 50 पैसे का एक एडिशन इन्होंने लॉन्च किया था। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप कॉपी ऑफ बुक, मैंने 50 पैसा दिया और उस बुक की कॉपी को उठा लिया, उस बुक को उठा लिया। द गॉड दैट फेल्ड, जो इस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट बुक थी। 6 एमिनेंट मैन्स ऑफ लेटर इन द 6 सेपरेट एसे, इसमें क्या था, 6 जो पढ़े लिखे लोग थे उनके अलग अलग एसे से डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू द कम्युनिज्म, बता रहे थे कैसे उनकी कम्युनिज्म, इनकी यात्रा कैसे वो कम्युनिस्ट बने। एंड दे आर डिसोल्यूशन, और कैसे उनका डिसोल्यूशन के साथ वो रिटर्न हुए थे। एंड्री गैडी, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलिनो, आर्थर कोस्टलर एंड लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर, ये 6 लोग थे जिनका जो एसे था उसमें छपा हुआ था, उस बुक में जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, इसमें इनका एसे छपा हुआ था। स्टेफन स्पेंडर जनरली द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस, जैसे राइटर ने इस नाम को पढ़ा स्टेफन स्पेंडर, जैसे ये नाम उनके दिमाग में गुजा, सडनली बुक्स एज्यूम्ड ट्रेमेंडस, अब वो बुक बहुत ही प्रभावशाली लगने लगा, क्योंकि इस पोएट के बारे में जान चुके थे, जब उनके इस नाम पढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, ये बुक बहुत अच्छा होने लगने लगा। स्टेफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जिमनी स्टूडियो, यानी स्टेफन स्पेंडर जो पोएट जो जिमनी स्टूडियो को विजिट किए थे। इन अ मोमेंट, एक ही पल में, आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लाइट अप, तब एक ही पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे माइंड का जो डार्क चैम्बर था, डार्क कोना था, वो जल गया, वो जलने लगा, जगमगाने लगा। हीज इल्यूमिनेस, हल्का फुल्का उसमें प्रकाश होने लगा। द रिएक्शन स्टेफन स्पेंडर, यानी कि जो रिएक्शन था स्टेफन स्पेंडर के प्रति एट जिमनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर मिस्टेक, अब ये रहस्यमय नहीं रहा। क्यों रहस्यमय नहीं रहा कि जो स्टेफन स्पेंडर थे वो क्या थे, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और इससे पहले जो आए थे जिनका नाम था फ्रैंक बकमैन, वो एंटी कम्युनिस्ट थे, यानी वो एंटी कम्युनिस्ट थे, वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने के लिए वहाँ पे आए थे, और ये दोबारा विजिट किए थे, वो कम्युनिज्म फैलाने के लिए आए थे। तो अब उनका जो पूरा जो कारण था वो समझ में आ गया कि ये जो स्टेफन स्पेंडर थे क्यों आए थे, क्योंकि वो कम्युनिज्म विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, वो कम्युनिज्म विचारधारा फैलाने के लिए और साथ साथ फ्रैंक बकमैन को उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे आए थे। द बॉस ऑफ द जिमनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर पार्टी, जो बॉस था जिमनी स्टूडियो का, भले उसे स्पेंडर के पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल, नहीं जो गॉड जो फेल हो गया उससे भी कोई लेना देना था। लेकिन मुझे समझ में आ गया क्यों स्टेफन स्पेंडर इस जिमनी स्टूडियो विजिट किए थे, क्योंकि वो काउंटर मोमेंट, मतलब वो कम्युनिस्ट के सपोर्टर थे, और जो फ्रैंक बकमैन थे वो एंटी कम्युनिस्ट थे, इसलिए वो वहाँ पे विजिट किए थे, उनको काउंटर करना चाहते, इसलिए ये दोबारा आए थे अपनी कम्युनिज्म विचारधारा फैलाने के लिए, अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर
और ऐसे ही नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।